हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का 5वां अध्याय, जो कि है पुष्पीय पादपों की आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने इसका 20 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया। ओके, चैप्टर कंप्लीट हो गया था हमारा। हमने समरी पोर्शन भी कंप्लीट किया। उसके बाद आज है हमारा इसका 21 लेक्चर। ओके, यानी कि भाग 21। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज बेसिकली हमारा जो ये लेक्चर है, ठीक है, उसमें हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, जो हमारा एक्सरसाइज पोर्शन दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, वो एक्सरसाइज यहाँ हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला है प्रश्न संख्या 1। एक पिच आकार संयुक्त पत्ती हस्त आकार संयुक्त पत्ती से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। देखिए, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सभी का कॉन्सेप्ट्स तो मैंने लेक्चर्स में जब वो टॉपिक पढ़ाई हुआ था तब मैंने बता दिया है। यहाँ पर मैं कंसाइज वे में, ओके, जस्ट ब्रीफली मैं सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। उसे आपको समझकर लिखना है। जैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उसे आपको थोड़ा और इलेबोरेट करना है। ओके, पिच आकार संयुक्त पत्ती और हस्त आकार संयुक्त पत्ती। देखिए, मैंने पॉइंट्स में लिखा है, ज़्यादा पॉइंट्स मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि मैंने इसका जब पढ़ाई थी मैंने, ठीक है, जब मैंने इसका सेपरेट वीडियो किया है तब मैंने उस समय बहुत ही डिटेलिंग में सारा कुछ बताया है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं पिच आकार संयुक्त पत्ती यानी कि देखिए, जब किसी पत्ती में एक मुख्य अक्ष, जिसे कि रैचिस कहते हैं, होता है तो उसके दोनों ओर छोटे छोटे पत्रक लगे होते हैं। तो ऐसी पत्ती को पिच आकार संयुक्त पत्ती कहते हैं। ओके, इन पत्रकों की जो व्यवस्था होती है बिल्कुल पक्षी के पंख की तरह होती है। जैसे कि हम पंख को देखें तो बीच में एक डंडी होती है और दोनों तरफ पंख होते हैं, तो ठीक उसी तरह होती है। नीम हो गया, गुलमोहर हो गया, ये इसके अच्छे उदाहरण है। डेली लाइफ में अगर आप नीम की पत्ती उठाकर देखें तो आपको साफ दिखाई देगा कि वह एक पत्ती नहीं बल्कि कई छोटे छोटे पत्रकों से मिलकर बनी होती है। फिर यदि हम हस्ताकार संयुक्त पत्ती की बात करें तो हस्ताकार संयुक्त पत्ती में सभी पत्रक एक ही बिंदु से निकलते हैं। ठीक है, इनकी बनावट जो है वो हमारे हाथ की उंगलियों जैसी होती है, इसलिए इसे हस्त आकार कहा जाता है। और ये जो हम देख रहे थे पिच आकार, ठीक है, तो वो पक्षी के पंख की तरह होते हैं, इसे पिच आकार बोलते हैं। ठीक है, हस्त आकार संयुक्त पत्ती की हम जब बात करें तो इसमें कोई लंबा मुख्य अक्ष नहीं होता है। कपास हो गया, अरंडी हो गया, ठीक है, इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं। जैसे कि हमारी हथेली से 5 उंगलियां निकलती हैं, वैसे ही एक बिंदु से कई पत्रक निकलते हैं। ओके, चलिए, तो ये आप पॉइंट्स यहाँ पे शॉर्ट में मेंशन कर सकते हैं, ये सभी, यदि शॉर्ट आंसर टाइप आता है तो, और लॉन्ग में आप इसे इलेबोरेट कर सकते हैं। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 2। विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन करें। ये देखिए 3 दिया हुआ है, एकांतर पर्ण विन्यास, सम्मुख पर्ण विन्यास और चक्राकार पर्ण विन्यास। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब हम अलग अलग पर्ण विन्यास की बात कर रहे हैं, एकांतर पर्ण विन्यास यानी कि जब तने की हर गांठ पर केवल एक ही बार पत्ती लगी होती है और पत्तियां बारी बारी से दाएं बाएं लगी होती है, तो उसे हम बोलते हैं एकांतर पर्ण विन्यास। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हर पत्ती को सूर्य का प्रकाश अच्छे से मिलता है। सरसों और सूरजमुखी जो होते हैं इसके अच्छे उदाहरण है। ठीक है, आप सरसों के पौधों को देखेंगे तो पाएंगे कि पत्तियां जो है एक के बाद एक लगी होती है, आमने सामने नहीं होती। ओके, सम्मुख पर्ण विन्यास की बात करें तो जब तने की एक ही गांठ पर 2 पत्तियां आमने सामने लगी होती है तो उसे सम्मुख पर्ण विन्यास कहते हैं। तुलसी हो गया, ठीक है, तुलसी एक तरह से इसका बहुत ही प्रमुख उदाहरण है। अगर आपने तुलसी का पौधा देखा हो तो आपको हर गांठ पर 2 पत्तियां बिल्कुल सामने सामने दिखेंगी। ओके, तो ये होता है सम्मुख पर्ण विन्यास। फिर हम आते हैं चक्राकार पर्ण विन्यास की। तो जब तने की एक ही गांठ पर 2 से अधिक पत्तियां लगी होती है तो उसे चक्राकार पर्ण विन्यास कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है एल्स्टोनिया। एल्स्टोनिया जो है इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये देखने में भी काफ़ी सुंदर टाइप का लगता है। ठीक है, इसमें पत्तियां तने के चारों ओर घेरा बनाकर लगी होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित की परिभाषा लिखो। पुष्पदल विन्यास, बीजांडासन, ठीक है, त्रिज्या सममिति, एकव्यास सममित, ऊर्ध्ववर्ती, परिजायांगी पुष्प और दलग्न पुंकेसर, सभी को हमको परिभाषा लिखना है। ठीक है, जस्ट मैंने शॉर्ट में सभी का परिभाषा लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए
सबसे पहला है पुष्पदल विन्यास। पुष्पदल विन्यास क्या है? जब फूल कली अवस्था में होता है उस समय उसके दल यानी सेपल जो होते हैं एक दूसरे के साथ जिस तरह व्यवस्थित होते हैं उसे ही हम पुष्पदल विन्यास कहते हैं। यह जो व्यवस्था है वो फूल के खिलने से पहले देखी जाती है। दूसरा आता है बीजांडासन। अंडाशय के अंदर बीजांड जिस प्रकार व्यवस्थित होते हैं उसी को हम बीजांडासन कहते हैं। यह बीजों की संख्या और स्थिति को समझने में मदद करता है। फिर अगला है त्रिज्य सममिति। जब किसी फूल को क्या होता है कई अलग अलग तल यानी लाइन से जो होता है वो काटने पर भी समान भाग बनते हैं तो उसे हम त्रिज्य सममिति बोलते हैं, वैसा फूल बोलते हैं। सरसों जो होता है ना इसका उदाहरण है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक गोल रोटी को किसी भी दिशा से काटे तो 2 बराबर भाग में बन जाएगा। यहाँ पे आंसर तो खैर लिखा है, मैं आपको जस्ट समझा दे रही हूँ कि आपको इसमें इंक्लूड क्या करना है, क्योंकि जो लिखा है वो तो आप पढ़ लोगे। ओके, तो जस्ट मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, फिर एक व्यास समिति की बात है। तो एक व्यास समिति को परिभाषित करना है। जब किसी फूल को केवल एक ही तल में काटने पर समान भाग बनते हैं तो उसे हम एक व्यास समित फूल कहते हैं। मटर हो गया इसका उदाहरण। ठीक है, जैसे कि हमारा चेहरा जो होता है वो केवल बीच से ही काटने पर बराबर दिखता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, फिर है परिजायंगी पुष्प, फिर है दल लग्न पुंकेसर। शॉर्ट में इसका परिभाषा लिखा हुआ है, बट देन आपको ये सब जो है वो लिखना होगा। ठीक है, यदि आप समझना चाहते हैं तो। फिर जब हम देख रहे हैं ये हो गया। ठीक है, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय की बात हो रही है। जब अंडाशय जो होता है पुष्पासन के ऊपर स्थित होता है तो उसे हम ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय कहते हैं। सरसों जो है इसका उदाहरण है। परिजायंगी पुष्प की बात करें तो जिस फूल में दल और पुंकेसर अंडाशय के चारों ओर लगे होते हैं उसे हम परिजायंगी पुष्प कहते हैं। गुलाब इसका एग्जाम्पल है। ओके, दल लग्न पुंकेसर। ठीक है, लास्ट है दल लग्न पुंकेसर। जब पुंकेसर दल यानी पंखुड़ियों से जुड़े होते हैं जब पुंकेसर तो उसे तो ऐसे पुंकेसर को हम कहते हैं दल लग्न पुंकेसर। ओके, यानी कि बैगन, बैगन में आप देखते होंगे तो जो पुंकेसर होता है वो दल लग्न पुंकेसर होता है। इतना तक तो हो गया, हमने परिभाषित कर दिया, उदाहरण भी सभी का दे दिया। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में अंतर लिखो। पहला है असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी पुष्पक्रम और दूसरा है वियुक्त अंडपी तथा युक्त अंडपी अंडाशय। चलिए सबसे पहले असीमाक्षी पुष्पक्रम और ससीमाक्षी पुष्पक्रम। देखिए असीमाक्षी पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष जो होते हैं वो लगातार बढ़ता रहता है और फूल नीचे से ऊपर की ओर लगते हैं, इसलिए सबसे पुराने फूल कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। सरसों इसका उदाहरण है। जब हम ससीमाक्षी की बात करेंगे तो ससीमाक्षी पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि रुक जाती है और फूल क्या होता है ऊपर से नीचे की ओर लगते हैं। इसका उदाहरण चमेली है। ठीक है, चलिए अब आते हैं वियुक्त अंडपी और युक्त अंडपी पे। वियुक्त अंडपी क्या होता है? युक्त अंडपी क्या होता है? जब फूल में अंडप एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं तो उसे वियुक्त अंडपी कहते हैं, जैसे कि गुलाब में। और जब अंडप आपस में जुड़े होते हैं तो उसे हम युक्त अंडपी कहते हैं, जैसे कि टमाटर में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित के चिन्हित चित्र बनाओ। ठीक है, यहाँ पे चित्र बनाना है। चने के बीज का अनुदैर्घ्य काट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और मक्के के बीज का अनुदैर्घ्य काट। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले चने के बीज का, यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी का पिक्चर है। ठीक है, और यही आपको यदि परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं तो आपको यही डायग्राम बनाना भी है। ये चने के बीज का अनुदैर्घ्य काट है। चना जो होता है ना एक द्विबीजपत्री बीज होता है। ठीक है, डाइकोटिलीडॉन होता है। इसमें बीजावरण होता है, 2 बीज पत्र होते हैं, भ्रूणांकुर होते हैं, ठीक है, जो कि आगे तना बनाता है, मूलांकुर होता है जो कि क्या करता है? जड़ बनाता है। तो ये सारे इसमें स्पष्ट दिखाई देते हैं और आपको इसमें दिखाना है, बिल्कुल इसमें लेबल करना है ये सारी चीजें। ओके, बीजावरण है, नाभिका दिखाना है, बीजांड द्वार दिखाना है, बीज पत्र दिखाना है, प्रांकुर, मूलांकुर, ये सभी आपको लेबल करने हैं। ओके, चलिए फिर ये आता है मक्का का है ये। ओके, जो कि एनसीईआरटी में ही दिया गया, एनसीईआरटी का ये पिक्चर है और इस पे मैं पूरा डिटेल में समझाई भी हूँ जब ये टॉपिक कवर हो रहा था। तो ठीक है, मक्का जो होता है एक क्या है? एक बीजपत्री बीज है। इसमें परिकार्प पेरिकार्प जो होता है वो होता है, एंडोस्पर्म होता है, स्क्यूटेलम होता है, भ्रूण होता है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी कुछ आपको
एल्यूरोन लेयर होता है, ठीक है, जो कि भ्रूणपोष को सराउंड करता है, ठीक है। स्क्यूटेलम होता है जो कि भ्रूणपोष और भ्रूण में ये एक तरह से कम्युनिकेशन कराता है, ठीक है। प्रांकुर चोल प्रांकुर को कवर करता है, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है। मूलांकुर चोल मूलांकुर को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। भ्रूण भ्रूणपोष सभी आपको अच्छे से लेबल करना है, ठीक है। जब भी आप डायग्राम बनाएं तो आप डायग्राम तो क्लियर बनाना ही है। यदि आप डायग्राम नहीं भी क्लियर बना पाए तो आपको इतना तो क्लियर बनाना ही है कि आप सारे जो भी उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो है वो आप अच्छे से लेबल कर सकें। ओके, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न संख्या 6, सोलेनेसी कुल के एक पुष्प को उदाहरण के रूप में लूं तथा उनका अर्ध तकनीकी विवरण प्रस्तुत करो। पुष्पीय चित्र भी बनाओ। चलिए, ये है सोलेनेसी। जब हम पढ़ रहे थे तो ये डायग्राम दिया गया है उसमें, जिसमें कि सोलेनम नाइग्रम जो एग्जाम्पल है वो लिया गया है। मकई का जो पौधा होता है उसका लिया गया है, उसका पुष्पी शाखा दिखाया गया है, पुष्प दिखाया गया है, पुष्प का अनुदैर्घ्य काट दिखाया गया है, ठीक है। पुंकेसर अंडप और पुष्पित चित्र बनाया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली मकई का पौधा है। ओके, तो जब सोलेनेसी का एग्जाम्पल बोला गया है लेने के लिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं सोलेनेसी कुल के एक पुष्प का उदाहरण, तो आप किसका लीजिएगा? सोलेनम नाइग्रम, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया है तो आप ये लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। ओके, फिर देखिए यहाँ पर बताया गया है, उसके सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता देना है, ठीक है। सोलेनेसी कुल का जब हम अर्ध तकनीकी विवरण को समझाना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा गया है। तो सोलेनेसी कुल के पौधे सामान्यतः क्या होते हैं? शाकीय होते हैं या झाड़ीदार होते हैं। इनमें मूसला जड़ होती है, शाखित तना, एकांतर सरल पत्तियां पाई जाती हैं, पुष्पक्रम ससिमाक्षी होता है। तो ये सारे आपको इंक्लूड करना है। फूल जो होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, त्रिज्य सममित होते हैं, कैलिक्स कोरोला दोनों में 5-5 संयुक्त दल होते हैं, ठीक है। आप चाहे तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला भी इंक्लूड कर सकते हैं। जब फॉर्मूला लिखते हैं तो संयुक्त होते हैं तो उसे ब्रैकेट में इंक्लूड किया जाता है। ओके, पुंकेसर दल लग्न होते हैं, जायांग द्विअंडपी होता है और ऊर्ध्ववर्ती होता है। फल जो होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं? संपुट होते हैं, सरस होता है। और फिर बीज जो होता है वो भ्रूणपोषी होता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपको जरूर से इंक्लूड करना है। और फिर पुष्पी चित्र बनाना है ना, तो ये आपको, क्योंकि जिसमें जितने भी लेबल्स जो भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है ना वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ये जो चित्र है, ये जो डायग्राम बनाया गया है उसमें ही वो दर्शाया गया है। तो ये डायग्राम में आप कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं बना सकते हो, आपको इसी तरह से बनाना है। ओके, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न संख्या 7, पुष्पी पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजान्यासों का वर्णन करो। यहाँ पर देखिए बीजांडासन का वर्णन करना है, ठीक है। तो 5 तरह के हम लोग पढ़े थे, सीमांत, अक्षीय, भित्तीय, आधारस्थ और मुक्त केंद्रीय, ठीक है। तो अब सभी को एक्सप्लेन भी करना है हमें। तो मैंने यहाँ पे जस्ट छोटा में ही एक्सप्लेन किया है। आप यहाँ पे जैसे कि बीजांडासन जो होते हैं वो कई प्रकार का होता है। सीमांत हो गया जिसमें कि बीजांड जो होते हैं वो किनारे पर लगे होते हैं। अक्षीय में क्या होता है? बीजांड बीज की धुरी पर होते हैं। भित्तीय में क्या होता है? जिसमें बीजांड अंडाशय की दीवार पर लगे होते हैं। आधारस्थ में क्या होता है? बीजांड नीचे आधार पे बेसल प्लेसेंटेशन जिसे बोलते हैं उस पर होते हैं। और मुक्त केंद्रीय में जिसमें कि बीजांड बीज में स्वतंत्र रूप से लगे होते हैं। वही सारी चीज़ यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। 5 टाइप्स हो गया यहाँ पर, आपको ये लिखना है और एक्सप्लेन करना है। ओके, ठीक है। एक एक करके आप सारा आप फिर एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है। फैमिलीज़ का कौन सा फैमिली किस में आता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन का हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न संख्या 8, पत्तियों के विभिन्न रूपांतरण पौधे की कैसे सहायता करते हैं? अब देखिए, ये है सहारा, भोजन सहारा मटर, भोजन संग्रह प्याज, सुरक्षा कैक्टस, प्रकाश संश्लेषण फाइलोक्लैन। अब देखिए ये पूछ रहा है ये जो अलग अलग रूप लेते हैं, रूपांतरित प्ररूप जो होता है, तो वो मदद कैसे करता है ये आपको बताना है, ठीक है। जब हम देख रहे हैं ये बहुत से सिर्फ उसका वो एक सुरक्षा ही प्रदान करना या फिर कुछ ये सी सब नहीं, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग ये होते हैं, वो अलग अलग उनका महत्व होता है। पत्तियों के जो रूपांतरण का महत्व होता है ना, वो पत्तियां केवल भोजन बनाने का काम ही नहीं, यानी कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही नहीं करती हैं, ओके, यानी कि बस कि भोजन ही नहीं बनाती हैं, बल्कि कई बार क्या होता है सहारा देने का, भोजन संग्रह करने का, सुरक्षा प्रदान करने का
और प्रकाश संश्लेषण के लिए रूपांतरित हो जाती है। फोटोसिंथेसिस भी करती है, ठीक है, क्योंकि पत्तियां ही होती हैं जो फोटोसिंथेसिस करती है। कई में ऐसा भी होता है कि स्टेम करता है, ओके। तो बेसिकली क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन ये ऐसा बात नहीं है कि पत्तियां जो है वो सिर्फ प्रकाश संश्लेषण करती हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, वो सहारा देती हैं, जो कि मैंने दिया भी है, जैसे कि मटर में सहारे के लिए, प्याज में भोजन संग्रह के लिए, कैक्टस में एक तरह से सुरक्षा के लिए, और फाइलोक्लेड में प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो ये सारी हैं पत्तियों के रूपांतरण। जो पत्तियां होती है वो अपना रूप बदलती हैं, ओके, रूप बदलती हैं। तो वो रूप बदलने का आखिर मकसद क्या है, महत्व क्या है, ये हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है, ओके। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न संख्या 9, पुष्प क्रम की परिभाषा करो, ठीक है। पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रमों के आधार का वर्णन करो। चलिए एक एक करके देखते हैं। पुष्प क्रम, इन्फ्लोरेसेंस किसे बोलते हैं, परिभाषा है, तने अथवा पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों की व्यवस्था को पुष्प क्रम कहते हैं। यानी इन्फ्लोरेसेंस को आपको डिफाइन करना है। जैसे कि पौधे के तने या शाखा पर फूल जो है वो अकेले अकेले न लगकर किसी निश्चित क्रम और व्यवस्था में लगे होते हैं, अरेंजमेंट होता है उनका। फूलों की इसी क्रमबद्ध व्यवस्था को हम पुष्प क्रम कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। देखिए इजली, मतलब कि इजी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, पौधा यह तय करता है कि फूल कहाँ, किस क्रम में और कितने लगेंगे। इस पूरी व्यवस्था को ही पुष्प क्रम कहा जाता है। पुष्प क्रम का मुख्य उद्देश्य है परागण को आसान बनाना और पौधे की प्रजनन क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। अब आता है पुष्प क्रम के प्रकार, ठीक है। असीमाक्षी पुष्प क्रम, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस जिसे बोलते हैं। तो इस प्रकार के पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष लगातार बढ़ता रहता है, अर्थात क्या होता है, उसकी वृद्धि कभी रुकती नहीं है। इसमें फूल नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः लगते हैं, ओके। इसका अर्थ यही हुआ कि सबसे पुराने फूल नीचे होते हैं और नए फूल ऊपर की ओर बनते रहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि सीढ़ी चढ़ते समय नीचे से ऊपर की ओर कदम बढ़ते जाते हैं। तो सरसों जो है इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सरसों के पौधे को आप ध्यान से देखने पर क्या होगा, आपको ऊपर की ओर छोटी कलियां दिखेंगी, ठीक है, और नीचे की ओर खिले हुए फूल मिलेंगे। ये हो गया रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। चलिए आगे आते हैं ससीमाक्षी पुष्प क्रम, ठीक है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, जैसे इस प्रकार के पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। सबसे पहले ऊपर या बीच में फूल बनता है और उसके बाद नए फूल नीचे या किनारों की ओर लगते हैं। इसका मतलब यह होता है कि सबसे पुराना फूल जो होता है वो ऊपर होता है और नए फूल नीचे की ओर होते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हो गया, जैसे पहले घर की छत बनी, ओके, और फिर नीचे के कमरे बने। चमेली जो है वो उसका बहुत ही प्रमुख उदाहरण है, ठीक है, चमेली। फिर आते हैं विशेष पुष्प क्रम, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। कुछ पौधों में क्या होता है, पुष्प क्रम न तो पूरी तरह असीमाक्षी होता है, न ही ससीमाक्षी होता है। ऐसे विशेष प्रकार के पुष्प क्रम को विशेष पुष्प क्रम कहते हैं, जैसे कि सूरजमुखी, सनफ्लावर। इसमें शीर्षक पुष्प क्रम होते हैं। और अंजीर हो गया, अंजीर साइकोनस पुष्प क्रम होते हैं। इनमें फूलों की व्यवस्था बिल्कुल अलग प्रकार की होती है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसे स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस कैटेगरी में रखते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर, लास्ट क्वेश्चन है ये। पुष्पाशन पर स्थिति के अनुसार लगे पुष्पी भागों का वर्णन करो। चलिए ऊर्ध्ववर्ती पुष्प, अर्ध अधोवर्ती पुष्प और अधोवर्ती पुष्प। एक एक करके तीनों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पुष्पाशन होती क्या है, आप ये समझ लीजिए। फूल के सभी भाग यानी कि दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, अंडाशय जिस आधार पर जुड़े होते हैं उसे पुष्पाशन यानी थैलेमस कहते हैं। अब अंडाशय की स्थिति इस पुष्पाशन के सापेक्ष देखकर फूलों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। ऊर्ध्ववर्ती पुष्प, ठीक है, यानी कि हाइपोगाइनस फ्लावर, ठीक है। जब फूल में अंडाशय सबसे ऊपर स्थित होता है और बाकी सभी भाग, दल, पंखुड़ी या पुंकेसर उसके नीचे लगे होते हैं, तो ऐसे फूल को ऊर्ध्ववर्ती पुष्प कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, अंडाशय पूरी तरह स्वतंत्र और ऊपर दिखाई देता है। सरसों इसका प्रमुख उदाहरण है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मंच पर खड़ा व्यक्ति सबसे ऊपर हो और बाकी सब लोग नीचे। अब आते हैं पेरीगाइनस फ्लावर यानी अर्ध अधोवर्ती पुष्प पर। जब दल, पंखुड़ी और पुंकेसर अंडाशय के चारों ओर लगे होते हैं, लेकिन अंडाशय न तो पूरी तरह ऊपर होता है न पूरी तरह नीचे होता है, तो ऐसे फूल को अर्ध अधोवर्ती पुष्प कहते हैं। इसमें अंडाशय जो होता है कुछ हद तक स्वतंत्र दिखाई देता है, ओके। गुलाब इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, ओके, आप इसे याद रख सकते हैं। इसे आप कटोरी में रखी गेंद की तरह समझ सकते हैं।
गेंद पूरी तरह ढकी नहीं होती है। ओके, तो ना तो वो पूरा ऊपर हुआ ना पूरा नीचे हुआ। फिर आता है एपिगाइनस फ्लावर यानी अधोवर्ती पुष्प। जब अंडाशय पूरी तरह पुष्पाशन के भीतर धंसा हुआ होता है और बाकी सभी भाग दल, पंखुड़ी और पुंकेसर अंडाशय के ऊपर से निकलते हुए प्रतीत होते हैं, तो ऐसे फूल को हम अधोवर्ती पुष्प कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, अंडाशय नीचे छुपा रहता है। अमरूद में ऐसा ही होता है, ठीक है। अमरूद इसका एक प्रमुख उदाहरण है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जमीन के अंदर रखा एक गमला जिसमें से पौधा बाहर निकल रहा हो, लेकिन गमला क्या है, वो अंदर है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से होता है, अधोवर्ती पुष्प उसे ही कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं संक्षेपण, यानी कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने बेसिकली अभ्यास किया। ओके, हमारा जो अध्याय चल रहा था पुष्पी पादपों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उस चैप्टर का हमने क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज पोर्शन कंप्लीट कर लिया। ओके, ठीक है। तो हम इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।